Assalamu alaikum dear students. This is Utbah Safwan Khan and I'm your course instructor for inventory management. This is week number 16, lecture number 16. Students, today we are going to discuss about chapter number 5 and chapter number 6. Uh, it will be a short revision, I would say, or it will be a quick revision. चैप्टर नंबर 5 प्लानिंग और रिप्लेनिशमेंट कॉन्सेप्ट्स के बारे में है कि हम प्लानिंग कैसे करते हैं और हमारी इन्वेंट्री जब खत्म हो जाए तो उसको दोबारा से रिप्लेनिश कैसे करते हैं। और चैप्टर नंबर 6 इस बारे में है कि इन्वेंट्री सिस्टम्स क्यों फेल होते हैं और अगर इन्वेंट्री सिस्टम नाकाम हो जाए, फेल हो जाए, तो उनको ठीक करने का तरीक़ाकार क्या है। हम अगर आउटलाइन की तरफ देखें चैप्टर नंबर 5 की, तो इसमें हम देखेंगे रिप्लेनिशमेंट की कॉस्ट क्या है। मिसाल के तौर पर जब इन्वेंट्री बड़े लेवल पर डील की जाती है, ज़्यादा क्वांटिटी में डील की जाती है, तो उस वक्त जब हम इन्वेंट्री का दूसरी बार ऑर्डर कर रहे होते हैं तो उसे रिप्लेनिशमेंट कहा जाता है। तो वो रिप्लेनिशमेंट ऑर्डर करते वक्त उसकी कॉस्ट क्या होती है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट की टाइप्स क्या हैं इस सिलसिले में, और एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग किसे कहते हैं, ये चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ हम देखेंगे कि चैप्टर नंबर 6 में हम देखेंगे कि इन्वेंट्री सिस्टम्स क्यों नाकाम हो जाते हैं और उनको सही करने का तरीका क्या है। एक हम एग्जांपल पढ़ेंगे और फिर हम देखेंगे कौन कौन से तरीके हैं, कौन कौन से टूल्स हैं जिनके ज़रिए हम सिस्टम्स की ख़राबी को अनकवर कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर रन चार्ट्स हैं, फ्लो चार्ट्स हैं, लॉजिक चार्ट्स हैं और रिपोर्ट्स हैं डिफरेंट। फिर हम देखेंगे साइकिल काउंटिंग किसे कहते हैं, एक वक्त में इन्वेंट्री को काउंट करना, उसका एक साइकिल चलाना काउंटिंग का, उसे साइकिल काउंटिंग कहा जाता है। और साइकिल काउंटिंग की आगे फर्दर टाइप्स क्या हैं इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये एक शॉर्ट सा जो है आउटलाइन था आज के हमारे लेक्चर का। जी स्टूडेंट, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्लानिंग और रिप्लेनिशमेंट कॉन्सेप्ट से। इस चैप्टर में हमने ये देखना है कि इन्वेंट्री लेवल को फोरकास्ट कैसे किया जाता है। हम ये देखेंगे कि हमारी इन्वेंट्री कैसे कल, परसों या अगले महीने या अगले साल कितनी हमें ज़रूरत होगी, और फिर हम डिसीजंस लेंगे कि हमारी इन्वेंट्री जैसे आगे इस्तेमाल होती जाएगी या सेल होती जाएगी तो हमने उसको दोबारा से फुलफिल कैसे करना है या रिप्लेनिश कैसे करना है। और इसमें हम अच्छी टेक्निक्स यूज़ करके हम इस काम को सरंजाम दे सकते हैं। लेकिन हमने रिप्लेनिशमेंट कॉस्ट में ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि जब हम इन्वेंट्री को अपने वेयर हाउस में रखते हैं आई एम सॉरी स्टूडेंट्स, जब हम इन्वेंट्री को अपने वेयर हाउस में रखते हैं तो उसकी एक कॉस्ट होती है, उसकी एक वेयर हाउस में रखने की कॉस्ट होती है, जिसमें ज़ाहिर है वेयर हाउस का किराया है, हमने जो वहाँ पे एम्प्लॉयज़ रखे हैं उनकी तनख्वाहें हैं, उसके अलावा वेयर एंड टेयर है और बहुत से इसमें अखराजात हैं। लेकिन अगर हम वेयर हाउस में इन्वेंट्री ना रखें और साथ के साथ ऑर्डर करते रहें तो उसकी एक कॉस्ट है जिसे रिप्लेनिशमेंट कॉस्ट कहते हैं। तो रिप्लेनिशमेंट कॉस्ट भी इम्पॉर्टेंट है इस सिलसिले में और इसे आर फैक्टर कहा जाता है। जिस तरह जो कीपिंग कॉस्ट होती है इन्वेंट्री की, उसे के फैक्टर कहा जाता है। तो बेसिकली हमने के फैक्टर और आर फैक्टर को बैलेंस करना है। बेसिकली जो डिस्ट्रीब्यूशन है और रिटेलिंग है उसमें ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो फिनिश गुड से डील करती हैं। अब इन्वेंट्री दो तरह की हो सकती है, बल्कि तीन तरह की। एक फिनिश गुड्स हैं, एक रॉ मटेरियल्स हैं और एक जो है वो वर्क इन प्रोसेस है। तो जबकि मैन्युफैक्चरिंग में ज़्यादातर रॉ मटेरियल वर्क इन प्रोसेस भी आ जाता है, जबकि डिस्ट्रीब्यूशन में हमारा जो है वो फिनिश गुड्स आता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन में हमारी कोशिश ये होती है कि हम सही चीज़ को सही क्वांटिटी में सही जगह पर अवेलेबल करवाएं। अगर फॉर एग्जांपल एक डिस्ट्रीब्यूटर है जो कि यूनिलीवर की प्रोडक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट करता है, जिसमें सोप्स हैं, शैम्पूज़ हैं, नूडल्स हैं, उसके अलावा और ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, पर्सनल हाइजीन की प्रोडक्ट्स हैं, उनको डिस्ट्रीब्यूट करता है। अगर कंपनी उनकी डिमांड जनरेट कर रही है, टीवी कमर्शियल्स के थ्रू उनकी डिमांड जनरेट कर रही है, कस्टमर वो चीज़ डिमांड कर रहे हैं और डिस्ट्रीब्यूटर उसे हर जगह पर अवेलेबल नहीं करा सकता, हर आउटलेट पर, हर दुकान पर अवेलेबल नहीं करा सकता, तो ये डिस्ट्रीब्यूटर की नाकामी होगी। तो डिस्ट्रीब्यूटर के लिए रिप्लेनिशमेंट काफ़ी ज़्यादा अहम है। तो तो इसलिए ये रिप्लेनिशमेंट और कैरिंग को हम बैलेंस करते हैं बेसिकली, तब कहीं जाकर हम एक अच्छा जो है वो बिजनेस मॉडल क्रिएट कर सकते हैं। अदरवाइज ये चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं। तो
इसमें जो है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट जो है साइड्स आ जाती हैं, जो कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग की साइड है वो डिपेंडेंट है, जबकि हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशन की साइड है वो इंडिपेंडेंट है। मैन्युफैक्चरिंग की साइड को डिपेंडेंट इसलिए कहेंगे कि हम जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं वो इस चीज़ पर डिपेंड कर रहा है कि हमें हमारे सप्लायर्स क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं, जबकि हम जो डिस्ट्रीब्यूशन की साइड को इंडिपेंडेंट इसलिए कहेंगे कि उसको हम मार्केट डिमांड से इन्फ्लुएंस नहीं हो सकता, वो मार्केट डिमांड से इन्फ्लुएंस हो सकती है। तो इंडिपेंडेंट जो है वो मार्केट कंडीशंस पर डिपेंड करती है, जबकि डिपेंडेंट जो है वो मार्केट कंडीशंस पर डिपेंड नहीं करती, बल्कि ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। तो इस चीज़ को हमने जहन में रखना है जब भी हमने इन्वेंट्री को देखना है। तो इंडिपेंडेंट डिमांड इन्वेंट्री जो है ये क्योंकि स्टैंड अलोन होती है, किसी और चीज़ पर डिपेंडेंट नहीं होती, तो इसको ऑर्डर पॉइंट फार्मूला से भी हम फाइंड आउट करते हैं। और उसमें मिनिमम मैक्सिमम इन्वेंट्री सिस्टम है, सिंपल मैकेनिज्म, उस तरीके से इसे फाइंड आउट किया जा सकता है, और जिसका फार्मूला है यूजेज मल्टीप्लाइड बाय लीड टाइम प्लस सेफ्टी स्टॉक इज इक्वल टू ROP। तो मिसाल के तौर पर एक मंथ में हमारी एक यूजेज है पर्टिकुलर आइटम्स की, और उस आइटम को हमारे पास पहुंचने में कुछ दिन लगते हैं, तो जो लीड टाइम कहा जाता है, ये हम रखेंगे। जमा कुछ सेफ्टी स्टॉक भी रखेंगे कि अगर हमें ज़रूरत पड़ गई, किसी इमरजेंसी की सूरत में हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा स्टॉक होना चाहिए, तो ये जो है टोटल मिलाकर हमारा स्टॉक बनेगा जो हमने ऑर्डर करना है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि जो ROP कितने दिन का बनता है या कितने जो है वो क्वांटिटी का बनता है, इसका हम ध्यान में रखना ज़रूरी है। और इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी फार्मूला, इसमें हमेशा ये देखा जाता है कि उसकी कॉस्टिंग को देखा जाता है बेसिकली, कि कितनी प्रोडक्ट को ख़रीदना है और कितनी प्रोडक्ट को नहीं ख़रीदना। तो ये बेसिकली ये बताता है कि कितनी मुनासिब मिकदार है जिसको ख़रीदा जाना चाहिए, कब ख़रीदा जाना चाहिए, कितनी कॉस्ट उस पर आती है, कितना एवरेज इन्वेंट्री लेवल है। तो ये मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं जिनको जहन में रखना ज़रूरी है बिफोर डिसाइडिंग कि हमारी इकोनॉमिक ऑर्डर कितनी है। इसे अगेन हम एक्सेल शीट से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ये दूसरी हमारी जो इन्वेंट्री है वो डिपेंडेंट इन्वेंट्री है। इसमें हम मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग करते हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग साइड्स हैं। मिसाल के तौर पर कोई कंपनी है जो कुर्सियां बनाती है, तो एक कुर्सी को बनाने के लिए एक सीट, एक उसकी बैक और 4 टांगें ज़रूरत होती हैं। तो 4 लेग्स 1 सीट एंड 1 बैक। तो अगर हमने 1000 कुर्सियां आज बनानी हैं, तो हमारे पास 4000 लेग्स होना ज़रूरी है, हमारे पास 1000 सीट्स होना ज़रूरी है और 1000 बैग्स होना ज़रूरी है। तो इसमें मटेरियल्स की प्लानिंग करना ज़रूरी है कि कितने मटेरियल्स हमें किस वक्त रिक्वायर्ड होंगे। तो इसमें प्लानिंग एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, जिसकी मदद से हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारी इन्वेंट्री में क्या ज़रूरत है और क्या ज़रूरत नहीं है। ये देखिएगा, ये एक स्टूल की एग्जांपल दी गई है, एक सीट है, इसमें 4 लेग्स हैं। और अगर हम आगे मूव करें स्टूडेंट्स नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, तो हमें क्विक रिव्यू उसका कर लेते हैं नेक्स्ट चैप्टर का, जो कि हमारी बुक का लास्ट चैप्टर है। जी स्टूडेंट्स, इसमें हमने ये देखना है कि इन्वेंट्री सिस्टम कैसे फेल होते हैं, और इन्वेंट्री सिस्टम्स अगर फेल हो जाएं तो या नाकाम हो जाएं तो उनका हल क्या निकलता है। तो बेसिकली इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि इन्वेंट्री को एक्यूरेट रखना कितना ज़रूरी है, और कौन कौन से तरीके हैं जिनके ज़रिए हम इन्वेंट्री सिस्टम्स को फिक्स कर सकते हैं। एक्यूरेसी मुख्तलिफ चीज़ों में काउंट की जा सकती है। मिसाल के तौर पर हम ये देखें कि हमारे कितने आइटम्स मिसिंग हैं, कितने आइटम्स पूरे हैं, या हम देखें कितने आइटम्स की प्राइस जो है वो एग्जैक्ट है और कितने आइटम्स की प्राइस एग्जैक्ट नहीं है। इसके साथ हम ये देखेंगे कि एक छोटी सी मिसाल हम पढ़ेंगे इसमें, कि मिसाल के तौर पर एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं मुख्तलिफ इलाकों में, मिसाल के तौर पर मुल्तान में, लाहौर में और इस्लामाबाद में। अब इन 3 इलाकों में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं। उस ऑर्गेनाइजेशन का मुसलसल मसला आ रहा है, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन ठीक से नहीं हो पा रही। अब एक बंदे को उन्होंने एक्सपर्ट को एक हायर किया है
और एक्सपर्ट को हायर करने के बाद कहा है कि आप फाइंड आउट करेंगे क्या रीज़न है जिसकी वजह से ये तीनों जो हमारे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं उनकी डिस्ट्रीब्यूशन ठीक नहीं आ रही। जब उस शख्स ने देखा, तवज्जो से देखा, पूरे सिस्टम को रीड किया उस ऑर्गेनाइजेशन के, तो उसे मालूम हुआ कि बेसिकली वो ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट सॉफ्टवेयर यूज़ कर रही है तीनों जगहों पर। अगर तीनों जगहों पर डिफरेंट सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहे हैं, इसका मतलब है कि उनकी आपस में कंपैटिबिलिटी नहीं होगी, और अगर कंपैटिबिलिटी नहीं होगी तो उसका नतीजा सादा ज़बान में कहें तो ये निकलेगा कि गलतियाँ ज़्यादा सामने आएंगी। तो इसकी वजह से आपस में लोगों के मसाइल पैदा होना शुरू हो जाएंगे। अक्सर औकात ऑर्गेनाइजेशन में जब लोगों के बीच क्लैशेस पैदा होते हैं तो उसके पीछे पर्सनल तो शायद ट्रेड्स इन्वॉल्व होती हैं, ज़ाती खसूसियात, इंसानी खसूसियात तो इन्वॉल्व होती हैं कि कोई शख्स लड़ाका है या कोई शख्स सुलझू है, वो तो शायद होगा, लेकिन अक्सर औकात इसके पीछे रीज़न सिस्टम की होती है कि सिस्टम को दोनों लोग डिफरेंटली अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं, सिस्टम दोनों लोगों को स्पेस नहीं प्रोवाइड कर रहा होता है, इसलिए दोनों के बीच क्लैशेस पैदा हो जाते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि ऑर्गेनाइजेशन ये फाइंड आउट करे कि क्या इन्वेंट्री मैनेजमेंट की वजह से वो सिस्टम तो ख़राब नहीं हो रहा या सामने नहीं आ रहा। तो उसका उन्होंने तरीका ये निकाला कि तीनों जो लोकेशंस थी, तीनों लोकेशंस पर इन्वेंट्री मैनेजमेंट का सिमिलर सॉफ्टवेयर जो है वो इंस्टॉल किया। जब सिमिलर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया तो उसकी वजह से प्रॉब्लम्स आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो गए। ये एक छोटी सी एग्जांपल थी स्टूडेंट्स आपके लिए, जिसमें आप ये जान सकते हैं कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट गलत होने की वजह से कैसे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं और उसको कैसे ठीक किया जाता है। इसके साथ हम इस चैप्टर में अगर आगे मूव करें तो हमें ये पता चलता है कि साइकिल काउंटिंग किसे कहते हैं, या इन्वेंट्री के अंदर जब मसला आ जाए तो उस मसले को पर्टिकुलरली हल कैसे किया जाता है। पहले हमने एक जनरल एग्जांपल डिस्कस की, अब हम देखेंगे कि उसको पर्टिकुलरली सॉल्व कैसे किया जाता है अगर एक सिस्टम में प्रॉब्लम आ जाए। जी स्टूडेंट्स, हम ये देखेंगे कि जी अगेन ये चेयर वाली एग्जांपल आ गई है जो मैंने आपको पहले दी थी। जी अब हम मैट्रिक्स की तरफ आते हैं। जी एक मैनेजमेंट के बड़े मशहूर गुरु हैं या एक्सपर्ट हैं, पीटर ड्रकर। उनका ये कोट है या सेइंग है, यू कांट कंट्रोल व्हाट वी डोंट मेजर। जिस चीज़ की आप पैमाइश नहीं कर सकते उसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते। तो इसलिए बेहतर है कि आप पैमाइश करें अपनी इन्वेंट्री की, अपनी इन्वेंट्री को देखते रहें कि इन्वेंट्री कितना एक्यूरेट है और कितनी एक्यूरेट नहीं है। इसके लिए एक अच्छा तरीका टेस्ट काउंटिंग का है, जिसके ज़रिए हम कोई रैंडमली SKU सेलेक्ट करते हैं और वो SKUs क्रॉस सेक्शन होते हैं तमाम आइटम्स का, यानी दूसरे तमाम आइटम्स जो हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, उनकी नुमाइंदगी कर रहे होते हैं। हम उनको करते हैं, उन SKUs को काउंट करते हैं और फिर उनको हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये 100 चीज़ें हमने काउंट की तो बाकी चीज़ें भी ऐसी ही होंगी, अगर ये एग्जैक्ट हैं तो बाकी चीज़ें भी एग्जैक्ट क्वांटिटी में हमारे पास मौजूद होंगी। ये एक छोटी सी आपके सामने एग्जांपल मौजूद है जिसमें एक्यूरेट काउंट्स लिखे हुए हैं। एक्यूरेट काउंट्स को हम डिवाइड करते हैं टोटल काउंट्स पर। फॉर एग्जांपल हमारे टोटल जो हैं 100 आइटम्स हमने सेलेक्ट किए थे, 100 में से 87 आइटम्स ऐसे निकले जो हमने देखा कि एक्यूरेटली काउंट हुए। बाकी 13 आइटम्स या 13 आइटम्स एक्यूरेटली काउंट नहीं हुए। तो इसका मतलब है कि 100 में से 87 आइटम्स एक्यूरेट है और 13 एक्यूरेट नहीं है। तो 87 डिवाइडेड बाय 100, हमारी एक्यूरेसी 87% है। तो इस तरह से हम 87% को अपना एक एक्यूरेसी का मेजर मान सकते हैं। लेकिन इसमें स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन साथ साथ टॉलरेंस को भी रखती हैं। कुछ एक मार्जिन ऑफ एरर रखा जाता है। ये मार्जिन ऑफ एरर इसलिए होता है कि हम देखें कि हम 100% कहीं परफेक्शन अचीव नहीं कर सकते। तो इसलिए बेहतर है कि उसे ±5%, ±3% उसमें कुछ मार्जिन ऑफ एरर रख दिया जाए। तो अमूमन ऑर्गेनाइजेशन ±5% को मार्जिन ऑफ एरर रखती हैं कि अगर 5% ज़्यादा भी हो जाए या 5% कम भी हो जाए तो वो एक एक्सेप्टेबल एरर है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। जी स्टूडेंट्स, हम ये एक्यूरेसी की हमने बात की। हम नेक्स्ट मूव करते हैं। फिल रेट्स को हम देखते हैं कि फिल रेट का मतलब है कि कितने हमारे आइटम्स जो हैं वो मौजूद हैं, और बेसिकली फिल रेट देखता है कि क्वालिटेटिव नेचर क्या है हमारे इन्वेंट्री के इफेक्ट की। क्योंकि हमने जो पहले एक्यूरेसी काउंट किया वो क्वांटिटेटिव नेचर बता रहा था हमें एक्यूरेसी की, लेकिन इसमें हम क्वालिटेटिव नेचर देखते हैं। तो फिल रेट का फॉर्मूला है कि
एक आइटम जो किसी दिन में हमें ऑर्डर किए गए थे वो कितने थे और कितने हमने एग्जैक्टली एक्यूरेटली ऑर्डर कर लिए। मिसाल के तौर पर एक ऑर्गेनाइजेशन में हम वेयर हाउस को डील कर रहे हैं और हमें उस दिन 47 आइटम्स का ऑर्डर आया, यानी 447 आइटम्स हैं जो आप ऑर्डर डिलीवर करें। उन 447 में से हमने 417 का ऑर्डर डिलीवर किया, तो 417 डिवाइडेड बाई 447 इट इट कम्स आउट टू बी 93%। तो इसका मतलब हमने 93% फिल किया जो ऑर्डर्स थे उन्हें। तो ये फिल रेट भी इंपॉर्टेंट है और ये क्वालिटेटिव व्यू देता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट के क्वांटिटेटिव की बजाय। जो हमारा इन्वेंट्री एक्यूरेसी थी वो हमें क्वांटिटेटिव व्यू दे रहा था। जी, अब हम कुछ टूल्स के बारे में पढ़ेंगे जिसके ज़रिए हम सिस्टम के मसाइल को सामने ले आएंगे कि सिस्टम के अंदर क्या मसला है, किस टूल की हेल्प से हम सिस्टम के मसले को सामने ला सकते हैं। सबसे पहले हम फैक्ट फाइंडिंग करेंगे, हम देखेंगे कि मसला है क्या, और फिर हम प्रॉब्लम फाइंडिंग करेंगे कि फैक्ट फाइंडिंग हम देखेंगे कि चल क्या रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, इस वक्त क्या चल रहा है। प्रॉब्लम फाइंडिंग हम करेंगे, प्रॉब्लम फाइंडिंग हम देखेंगे कि जो चल रहा है उसमें मसला कहाँ है, और फिर फाइनली हम सोल्यूशन फाइंडिंग करेंगे, हम देखेंगे जो मसला है उसका हल क्या है। तो बेसिकली ये तीन जो है चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं किसी भी मसले को डील करने के लिए। इसमें एक अहम चीज़ जो है वो रन चार्ट्स है। इसमें बेसिकली ये देखा जाता है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर हम डिफरेंट एक्स एक्सिस पर हम टाइम फ्रेम रखते हैं और वाई एक्सिस में यूनिट्स को रखते हैं। तो हम देखते हैं कि हमारी जो इन्वेंट्री है वो किस पैटर्न पर चल रही है। कभी वो ज़्यादा ऊपर चली जाती है यूनिट्स में, कभी नीचे आ जाती है, और उसका एक जो है पैटर्न बनता है और उस पैटर्न का एक एवरेज निकलता है। इस एवरेज को हम अपनी कंपनी के सबका एवरेज से या इंडस्ट्री के दूसरे एवरेजेस से कंपेयर कर सकते हैं, और इसमें हम लिमिट्स भी तय कर सकते हैं कि इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए और इस लिमिट से नीचे नहीं जाना चाहिए। तो ये हम अपनी कन्वीनियंस के लिए ये एक रन चार्ट जो है इसकी हेल्प से उसकी हेल्प से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ है। दूसरा तरीका हमारा फ्लो चार्ट्स का है। फ्लो चार्ट्स में हम फ्लो बनाते हैं चीज़ों का, एक तरतीब बनाते हैं कि पहले क्या होता है। पहले हमारे पास वेयर हाउस में स्टॉक आएगा, वेयर हाउस से फिर प्रोडक्शन में जाएगा, प्रोडक्शन में प्रोड्यूस होगा, प्रोड्यूस होने के बाद वो फिनिश गुड्स वाले वेयर हाउस में आएगा और फिनिश गुड्स से वो बाहर ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा। तो एक तरतीब, एक जो है वो मैकेनिज्म्स की तरतीब लगा लेते हैं जिसमें इनकमिंग मटेरियल है, और फिर उसके बाद उसकी काउंटिंग होती है, फिर उसको जो रिटर्न करने हैं रिटर्न कर दिया जाता है, जो स्टोर करने हैं स्टोर कर दिया जाता है, और उसके बाद फिर फाइनली उसे एंड तक पहुंचाया जाता है। लॉजिक चार्ट्स में फ्लो चार्ट्स ही होते हैं बेसिकली, लेकिन इसमें हम देखते हैं कि इवेंट्स का आपस में रिलेशनशिप क्या है। कि एक फॉर एग्जांपल पहले पहले हमने बाहर से स्टॉक को रिसीव किया और हमारे वेयर हाउस में आ गया और उसमें क्वालिटी कंट्रोल हुआ, तो इसी इवेंट का ताल्लुक हो सकता है क्वालिटी वालों के साथ हो जो शायद तीसरे चौथे नंबर पर दोबारा आ रहे हैं। तो आपस में चीज़ों का ताल्लुक क्या बनता है, एक के बाद दूसरा तो आता है, बाजू का दो चीज़ें साइमल्टेनियसली चल रही होती हैं, साथ साथ चल रही होती हैं। बाजू का दूसरा स्टेप जो है वो पांचवें स्टेप से भी कनेक्ट हो रहा होता है और पांचवा और दूसरा स्टेप मिलकर चल रहे होते हैं। तो लॉजिक चार्ट्स में आपस का रिलेशनशिप जो है वो बनाया जाता है। वेरिएंस रिपोर्ट में जैसे कि नाम से जाहिर है, इसमें वेरिएंस देखी जाती है कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है और उससे कितना वेरी किया, कितना उससे तब्दील हुआ। तो उसमें वेरिएंस रिपोर्ट में हम देखते हैं कि हमारी ख्वाहिश ये थी और नतीजा ये आया, और उसमें रिजल्ट में डिफरेंस कितना आया। तो ये वेरियस रिपोर्ट है। साइकिल काउंटिंग में जैसा कि मैंने स्टूडेंट्स आपको पहले बताया कि कि साइकिल काउंटिंग में हम इन्वेंट्री के साइकिल्स को देखते हैं, काउंट करते हैं। मिसाल के तौर पर हमने एक दिन में पूरी इन्वेंट्री काउंट कर ली, या एक महीने में इन्वेंट्री काउंट कर ली, या एक साल में इन्वेंट्री काउंट कर ली, तो हम इन्वेंट्री काउंटिंग के साइकिल चलाते हैं। उनको हम रैंडमली भी सिलेक्ट कर सकते हैं, तरतीब से सिलेक्ट कर सकते हैं, आइटम्स की नेचर के लिहाज से सिलेक्ट कर सकते हैं, और आइटम्स की यूजेज के लिहाज से उनको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन था साइकिल काउंटिंग का। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं साइकिल काउंटिंग के स्टूडेंट्स। इसमें हम देखते हैं कि साइकिल काउंटिंग का हमें फ़ायदा ये होता है कि जैसे ही मसला पैदा हुआ वो फ़ौरन सामने आ जाता है, क्योंकि काउंटिंग साथ के साथ हो रही होती है। और मसला जब सामने आता है तो फिर हम उनको मसले को बेहतर भी कर सकते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता हमारा सिस्टम इम्प्रूव होना शुरू हो जाता है, और फिर नतीजा निकलता है कि हमारी एक्यूरेसी 95% तक पहुंच जाती है, जो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए डिज़ायर्ड एक्यूरेसी है।
तो बेसिकली ये एक जो है ऑब्जेक्टिव की एक लिस्ट थी साइकिल काउंटिंग की। स्टूडेंट्स हमने जो है आज के लेक्चर में डिस्कशन की रिगार्डिंग इन्वेंट्री एक्यूरेसी और रिप्लेनिशमेंट कॉन्सेप्ट्स के बारे में डिस्कशन की। दिस वाज अबाउट टुडे एंड दिस वाज अबाउट दिस कोर्स। वी आर डन विद आवर कोर्स। इंशाल्लाह ताला आपसे एग्जाम से मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।